जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं एमपी पीएटी 2020-21 का सबसे इम्पोर्टेंट और एनिमल हस्बेंड्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एनिमल एनाटॉमी। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पशु शरीर एवं क्रिया विज्ञान। इससे 2 से 3 क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं हर ईयर। आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखेंगे, वैसे बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन इससे नहीं भी आए हैं, पर कभी कभी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अपने लिए देखो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हर एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन है आपके जो है एनिमल एनाटॉमी के हैं। तो इस क्वेश्चन के हम सीरीज को सॉल्व करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सॉल्व करेंगे। बट दोस्तों इससे पहले आपके जो टॉपिक है बहुत सारे, जैसा कि आपका एग्रोनॉमी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, आपका सॉइल साइंस हो गया, तो इनकी जो है सारी वीडियो मैंने जो बना रखी है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज मैंने बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, वहां पे जाके आप जो है देख सकते हो, सारी सीरीज बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेंगे। दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियोज बनाने में, तो प्लीज़ एक बार जरूर सपोर्ट करें और जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है ना। आपको जो है देख के लग रहा होगा कि नए अनुसंधानों के अनुसार गाय के दूध निकालने से पहले मधुर संगीत सुनाने से कितने प्रतिशत दूध में वृद्धि हो जाती है। ये एक अनुसंधान के अनुसार है ना। जो नए अनुसंधान है उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है। देखिए आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च लिसनिंग टू मेलोडीज म्यूजिक बिफोर मिल्किंग अ काउस इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ मिल्क। यानी जो नए अनुसंधान के अनुसार गाय के मधुर संगीत सुनाने से कितने परसेंट दूध में वृद्धि होती है। तो बताइए 5 से 10% या 10 से 12% या 15 से 20% या आपका 22 से 25%। तो कितने परसेंट दूध में दोस्तों वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा 15 से 20% जो है दूध में वृद्धि होती है। ठीक है, सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। यही नए अनुसंधान है, इनके अनुसार अगर गाय को जो है मधुर संगीत सुनाया जाए तो दूध में 15 से 20% जो है क्या हो सकती है, दूध की जो है बढ़ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है कि ककूंद से लेकर कूकंद मतलब सबसे ऊपर वाला भाग होता है जो पशु का, तो कूकंद से लेकर अल्पअस्थि तक की दूरी पशु की कहलाती है। मतलब पशु की जो उसको किससे नापेंगे, जैसे अपने तो पता चल जाता है भाई, नीचे से अपन सिर तक देखते इतनी हमारी ऊंचाई है या इतनी, मतलब सब इसी हिसाब से पशु का अनुमान लगाया जाता है। तो किस हिसाब से अपन पशु को कहेंगे भाई इसकी ऊंचाई इतनी है। ठीक है, वही उन्होंने कहा है। तो क्या बोलेंगे भाई कि ककूंद से लेकर अल्पअस्थि तक की दूरी पशु की क्या कहलाती है। द डेस्टिनेशन ऑफ एनिमल फॉर अ हम्प टू एपोक्लेपिस इज कॉल्ड। मतलब उसको क्या बोलेंगे अपन, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लंबाई, है ना। ककून से लेकर अल्पअस्थि तक की दूरी को क्या बोलते हैं दोस्तों, लेंथ या लंबाई बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लेंथ या लंबाई बोलते हैं, है ना। करेक्ट आंसर है आपका, उसको लंबाई बोलते हैं। ना उसको ऊंचाई बोलेंगे, ना उसको चौड़ाई बोलेंगे, ना उसको स्ट्रक्चर बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पशु की लंबाई बोलते हैं। ककून से लेकर और अल्पअस्थि तक अपन नापते हैं पशु को, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 लीटर दूध से प्राप्त करने के लिए आयन से रक्त प्रवाह होता है। 1 लीटर अपन पशु से दूध लेते हैं तो कितना रक्त प्रवाह होता है। आपको पता है कि इसके द्वारा जो है 4 सिद्धांत दिए गए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू चीज नहीं आपको बता रहा हूँ, तो आप इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ 4 सिद्धांत इसके लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है आपका लघु सिद्धांत, यानी ब्लड सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, सबसे पहला सिद्धांत है आपका ब्लड सिस्टम। सेकंड आपका सिद्धांत कौन सा है, सेकंड सिद्धांत है आपका डक्ट सिस्टम। डक्ट यानी नलिका, डक्ट, है ना। कौन सा सिस्टम, डक्ट सिस्टम, याद रखिएगा, डक्ट सिस्टम। ये आपके फर्स्ट सिद्धांत हो गया। सेकंड होगा नलिका सिद्धांत। ठीक है, थर्ड आपका कौन सा होगा, थर्ड होगा आपका लसिका सिद्धांत, जिसको जो है लिम्फ सिस्टम भी बोलते हैं। याद रखिएगा, लिम्फ सिस्टम, यानी इसको क्या बोलते हैं, लसिका सिद्धांत। ठीक है, लसिका सिद्धांत के बाद एक और आपका नंबर 4 पे सिद्धांत आता है, जिसको बोलते हैं अपन चेतना का सिद्धांत। लिख लीजिएगा, इन चारों सिद्धांतों के बारे में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, एक आता है चेतना का सिद्धांत, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नर्वस बोलते हैं चेतना को। ठीक है, लिख लीजिएगा NERVES। ठीक है, तो नर्वस, ये आपके 4 सिद्धांत दिए गए थे। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वमान्य सिद्धांत कौन से, कई बार पूछा हुआ यह क्वेश्चन एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे तो अपने को देखने को मिल जाएगा कि जो है कौन सा सिद्धांत जो है दूध निकालने के लिए सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा और सर्वमान्य सिद्धांत है आपका नलिका सिद्धांत,
डक्ट यानी नली का सिद्धांत। याद रखिए कौन सा सिद्धांत, नली का सिद्धांत। सबसे ज़्यादा और सर्वमान्य जो है थ्योरी है तो वो कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है नली का या डक्ट सिस्टम सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चारों सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों सिद्धांतों के अपने नाम याद रखना कौन कौन से, लघु प्रणाली यानी ब्लड सिस्टम, डक्ट सिस्टम यानी नलिका प्रणाली, नंबर 3 पे आपका था लिम्फ सिस्टम या जिसको नलिका प्रणाली बोलते हैं, नंबर 4 पे आपका आता है चेतना प्रणाली जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो इनको अपने को चारों सिद्धांतों को याद रखना है। और सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत डक्ट सिस्टम यानी नलिका सिद्धांत जो है सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है सिद्धांत है, ठीक है। तो वही सिद्धांत जो है नलिका सिद्धांत जो है सबसे ज्यादा मान्य है, तो इसको याद रखना है अपने को। बट 1 लीटर दूध बनने में प्राप्त करने के लिए आयन से रक्त प्रवाह होता है कितने लीटर, 40 जो है 400 लीटर, याद रखिएगा। 1 लीटर दूध बनने में कितने लीटर रक्त प्रवाह होता है, 400 लीटर रक्त प्रवाह होता है। ये वैज्ञानिकों ने मत दिया था, ये मान जो है सिद्धांत मान नहीं है, ये लघु सिद्धांत में उन्होंने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। जो 20 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4th है, क्वेश्चन नंबर 4th भाई बोल रहा है कि निम्न में से किसे जन्म नलिका कहा जाता है, जन्म नलिका किसे कहा जाता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, किसको बर्थ कैनाल कहते हैं भाई, जन्म नलिका किसको कहा जाता है, गर्भाशय नलिका जिसको अपन फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, योनि या जिसको बेजाइना, या गर्भाशय ग्रीवा जिसको अपन सर्वेक्स बोलते हैं, और अंडाशय या ओवरी, तो किसको अपन जो है जन्म नलिका कहेंगे, किसको जो है बर्थ कैनाल कहते हैं। तो अपन को पता है बर्थ कैनाल अपन किसको कहते हैं, बर्थ कैनाल अपन कहते हैं योनि को, याद रखिएगा। बेजाइना को अपन जन्म नलिका कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी जो है योनि को क्या कहा जाता है, जन्म नलिका कहा जाता है, ठीक है। और जो है सर्वेक्स को आपको पता ही है कि जो है गर्भाशय ग्रीवा में क्या किया जाता है कि शुक्राणु जब कृत्रिम गर्भाधान अपन करते हैं ना, आर्टिफिशियल तरीके से जब अपन कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो उसके टाइम पे अपन शुक्राणु कहाँ छोड़ते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शुक्राणु उस टाइम पे अपन कहाँ छोड़ते हैं, सर्वेक्स में, यानी गर्भाशय ग्रीवा में उस टाइम पे क्या होता है कि शुक्राणुओं को छोड़ा जाता है, वो भी मध्य में शुक्राणु को छोड़ा जाता है, ठीक है। और गर्भाशय नलिका तो आपको पता है, गर्भाशय नलिका क्या होती है, एक नलिका होती है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। एक गर्भाशय नलिका क्या होती है कि जो है इसको अपन और सही तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये नलिका होती है गर्भाशय नलिका, तो ये यहाँ पे जो है इसमें क्या होते हैं भाई, खुली होती है नलिका दोनों साइड से, ठीक है, नलिका दोनों साइड से खुली होती है। अब क्या होता है, ये शुक्राणु के परिवहन होता है, ठीक है, ये इनमें जो है पक्षमल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये क्या होती है, गर्भाशय नलिका को फ्लोपियन ट्यूब बोलते हैं, इनके बारे में आपको पता है। तो क्या होता है कि ये जो पूंछ का होता है सिर माना जाता है, ये धड़ माना जाता है और ये पूंछ मानी जाती है, ठीक है। तो अपनों को ये चीजें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि भाई शुक्राणु जब यहाँ से प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, जब शुक्राणु यहाँ से प्रवेश करते हैं तो प्रवेश होते होते कहाँ पे, यहाँ पे पूंछ में जो है भंडारित हो जाते हैं। याद रखिएगा सिर से पूंछ तक शुक्राणु को आने में कितना टाइम लगता है, 7 से 9 दिन का टाइम लगता है, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ठीक है। कितने डेज का टाइमिंग लगता है शुक्राणु को सिर से यानी हेड से और टेल तक आने में, तो जो है आपको पता है 7 से 9 डेज लगता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने टाइम लगता है, 7 से 9 डेज जो अपने को लगता है शुक्राणु को इनके जो आने में, ठीक है। और सब पूंछ में कब तक भंडारित रहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूंछ में कब तक शुक्राणु भंडारित रहते हैं। यहाँ पे तो पूंछ में जो है 60 दिन तक ये स्पर्म जो है भंडारित रहते हैं, स्टोरेज रहते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 60 दिन तक कहाँ पे पूंछ में स्टोरेज रहते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु। ये पक्षमल कोशिकाएं जो होती है ना, ये पक्षमल कोशिकाएं जो पाई जाती है, ये याद रखिए, ये भी पूछ लेता है कई बार कि पक्षमल कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो पक्षमल कोशिका जो अपनी होती है ये फिलोपियम ट्यूब में पाई जाती हैं, और ये क्या करती हैं कि ये करती हैं कि भाई स्पर्म को क्या करती हैं, स्पर्म को जो है पोषण प्रदान करती हैं। पक्षमल कोशिका स्पर्म को पोषण प्रदान करती हैं, क्या क्या, ये खनिज लवण और प्रोटीन, ये दोनों जो है स्पर्म को प्रदान करती हैं, ठीक है। खनिज लवण अपने को याद रखना, मिनरल्स और प्रोटीन ये किसको, स्पर्म को प्रदान करती हैं, इसलिए वो जो है जीवित रहते हैं स्पर्म, आपको पता है, ठीक है। ये सब चीजें मैंने इंपॉर्टेंट है आपको जो है गर्भाशय नलिका या फ्लोपियम ट्यूब के बारे में सारी जानकारी दे रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, बट आपको पता है इस क्वेश्चन का बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है कि अमाशय का सबसे बड़ा भाग है, यानी अमाशय यानी स्टमक का सबसे बड़ा, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम या एबोमेजम। तो स्टमक का सबसे बड़ा भाग कौन सा है भाई, तो स्टमक का याद रखना है आप लोग, स्टमक का सबसे बड़ा भाग माना जाता है रूमेन, ठीक है। इनकी कई बार क्वेश्चन में भंडारण क्षमता भी पूछी गई है, ठीक है। तो इनकी जो रूमेन की भंडारण क्षमता होती है, आप लोग याद रखना है, रूमेन की भंडारण क्षमता होती है कितनी, 150 से 200 किलोग्राम, यानी 150 से
200 किलोग्राम। जो किसकी भंडारण क्षमता होती है ये होती है, या लिख लें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, किसकी होती है, रुमेन की भंडारण क्षमता कितनी होती है, ये गाय और भैंस की होती है, ठीक है ना। गाय और भैंस में कितनी भंडारण क्षमता होती है, 150 से 200 किलोग्राम रुमेन की भंडारण क्षमता होती है। रुमेन को अपन पाउच स्टमक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाउच स्टमक, है ना। पाउच आपने देखा ना, पानी के पैकेट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पानी जो है, सॉरी, इनको पाउच स्टमक भी बोलते हैं रुमेन को, अपनों को याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन किसकी साइड, रेटिकुलम की साइड। रेटिकुलम क्या है, तो रेटिकुलम जो है द्वितीयक अमाशय है। ये क्या होता है, इस अमाशय की संरचना जाली के समान होती है, याद रखना है आप लोगों को। कई बार पूछा हुआ था जाली, ये पूछते थे कि मधुकोश या जाली का नुमा अमाशय कौन सा होता है, तो अपनों को याद रखना है रेटिकुलम जो है मधुकोश या जाली के नुमा संरचना होती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है रेटिकुलम का, क्या होता है कि हृदय की रक्षा करना, किसकी, हार्ट की। जैसे पशु कुछ भी खा लेता है, कील वील वगैरह कुछ भी चीजें, कुछ भी पन्नी पॉलीथिन कुछ भी खा ले, तो ये क्या करता है, उसको वापस करने का काम करता है रेटिकुलम, हृदय। याद रखना है अपने को, है ना, इंपॉर्टेंट है कि रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है, तो रेटिकुलम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना, हार्ट को सिक्योरिटी का काम कौन करता है, रेटिकुलम करता है। इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है रेटिकुलम की, तो अपने को याद रखना है रेटिकुलम की भंडारण क्षमता जो है गाय में अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है, 8 किलोग्राम गाय में, ठीक है। और बकरियों या भेड़ में अपने से कोई पूछे तो 2 किलोग्राम इनकी भंडारण क्षमता होती है रेटिकुलम की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है रेटिकुलम की भंडारण क्षमता कितनी होती है, 8 किलोग्राम, और गाय बकरियों में, भेड़ में तो इतनी इसकी होती है 2 किलोग्राम। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है हृदय को सुरक्षा प्रदान करना, है ना, ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, इतनी चीजें याद रखनी है। और ओमेजम, भाई ओमेजम का क्या काम है, तो ओमेजम जो इसको तृतीय अमाशय भी बोलते हैं, ओमेजम को इसको परतदार अमाशय भी बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है, क्या बोलते हैं, परतदार अमाशय, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। परतदार अमाशय किसको बोलते हैं, तो ओमेजम को अपन परतदार अमाशय बोलते हैं। और इसकी भंडारण क्षमता आपने से अगर कोई पूछे तो इसकी भंडारण क्षमता होती है 19 किलो, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी भंडारण क्षमता गाय या भैंस में जो कितनी होती है, 19 किलो, है ना, यानी 90 किलो। और जो है क्या करते हैं, और भेड़ बकरियों में तो इसकी सबसे, भेड़ बकरियों में होती है 3 किलो, इसको लिख लीजिएगा, 3 किलो किसकी होती है, ओमेजम की अपन बात कर रहे हैं। ओमेजम की भंडारण क्षमता कितनी होती है, गाय भैंस में 19 किलो और भेड़ बकरियों में 3 किलो। और ओमेजम का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो ओमेजम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये भोजन में से 50% नमी को अवशोषित कर लेता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि भोजन से 50% नमी का अवशोषण कौन सा अमाशय करता है, तो ओमेजम, या जो है इसको अपन परतदार अमाशय बोलते हैं, या इसको मैनी लिप्स जो है, मैनी लिप्स ओमेजम स्टमक भी बोलते हैं। तो याद रखना है, यानी क्या करता है, 50% नमी को अवशोषित करता है ओमेजम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन चलते हैं एबोमेजम, चतुर्थ अमाशय, सत्य अमाशय या वास्तविक स्टमक, इसके बहुत सारे नाम हैं एमोमेजम के, ट्रू स्टमक, और एमोमेजम को अपन पता है जो है ट्रू स्टमक हो गया, वास्तविक अमाशय हो गया, ठीक है, जठराशय भी हो गया, इसको बहुत सारे नामों से अपन जाना जाता है एबोमेजम। इंपॉर्टेंट है, ये चतुर्थ अमाशय होता है, इसमें हल्के फुल्के पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है। इसकी अगर भंडारण क्षमता आपने से कोई पूछे तो इसकी भंडारण क्षमता अपने को बता देना है। गाय में इसकी भंडारण क्षमता 23 किलो होती है, और भेड़ बकरियों में अगर कोई पूछे तो 3 किलो इसकी भंडारण क्षमता, भेड़ और बकरियों में इसकी भंडारण क्षमता 3 किलो की होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको अपन याद रखना है। बट इसमें इसने पूछा कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक, यानी गाय का सबसे बड़ा अमाशय तो अपने को पता है रूमेन, 150 से 200 किलो इसकी भंडारण क्षमता होती है, इसलिए इसका एक्यूरेट और सही आंसर आपका ए, इसका आपका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, सारी चीजें जो बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि पित्त रस की प्रगति होती है, द नेचुरल ऑफ बाइल जूस, यानी जो पित्त रस होता है इसकी प्रगति कैसी होती है भाई, पित्त रस की, है ना। पित्त रस आपको पता है यकृत से निकलता है, लीवर से निकलता है, ये तो आपको जनरली आप पढ़ रहे हैं बचपन से, ठीक है। तो पित्त रस की प्रगति पूछ रहा भाई कैसी होती है, पित्त रस की प्रगति एल्कलाइन या क्षारीय होती है, अम्लीय या एसिडिक होती है, ये उदासीन या न्यूट्रल, या इनमें से कोई नहीं। तो पित्त रस जो अपना बाइल जूस होता है इसकी प्रगति होती है क्षारीय, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एल्कलाइन होता है पित्त रस, ये लीवर से निकलता है, पित्त रस कैसा होता है, एल्कलाइन, ये क्षारीय होता है ना। पित्तरस कैसा होता है, पित्तरस क्षारीय होता है। इसका रंग कई बार पूछा तो इसका रंग होता है अपना हरा और पीला, इंपॉर्टेंट, हरा पीले रंग का ये क्षारीय द्रव होता है, हरे और पीले रंग का कैसा होता है, ये क्षारीय द्रव होता है पित्तरस, जो कि यकृत से निकलता है, अपने लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जाके कहाँ मिलता है, ये जाके जो पित्तरस ये निकलता है ना, पित्तरस ये जाके मिलता है छोटी आंत का एक भाग होता है, छोटी आंत का कौन सा भाग होता है, ग्रहणी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ग्रहणी एक छोटी आंत का भाग होता है। ग्रहणी में 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांत, शेषांत, ये 3 भाग होते हैं, यानी डिडूनम, इलियम, है ना, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत में। तो ग्रहणी में जाके ये जो है प्रवेश करता है, पित्तरस यहाँ पे जाके निकलता है। तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने को याद रखना है कि पित्तरस जो प्रगति कैसी होती है, तो एल्कलाइन इसकी प्रगति होती है, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है
कि भाई पशु के किस भाग में सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, पशु के शरीर के किस भाग में सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। इन विच पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी आर मोस्ट बोन्स फाउंड, यानी जो है किसमें जो पशु के शरीर सबसे अधिक हड्डियां मिलती हैं। खोपड़ी यानी स्किल में, पैर में, फुट में यानी पसलियों में या रिब्स में, या मेरुदंड यानी स्पिन में यानी रीढ़ की हड्डी में। तो किस में जो है सबसे अधिक हड्डियां जो है पाई जाती हैं, शरीर के किस भाग में सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। तो सबसे अधिक हड्डियां सबसे पहले अपने को याद रखना है पैर में होती हैं। कितनी होती हैं? 70। कितनी होती है दोस्तों? 72 हड्डियां पाई जाती हैं, सबसे अधिक होती हैं पैर में, अपने को याद रखना है। वैसे जनरली अपने को पता है कि पशुओं के शरीर में गाय भैंस में टोटल 180 हड्डियां होती हैं। गाय भैंस भेड़ बकरी 180 हड्डियां होती हैं। तो सबसे अधिक हड्डियां कहाँ में पाई जाती हैं? सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती है 72 गाय, जो कि किस में मिलती है? पैर में अपने को ये हड्डियां देखने को मिलती हैं। और अगर खोपड़ी की हम बात करें तो खोपड़ी में कितनी पाई जाती हैं? तो खोपड़ी में अपने को याद रखना है, खोपड़ी में मिलती है अपने को 30 हड्डियां खोपड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, 30 हड्डियां खोपड़ी में। पसलियों में अगर आपसे कोई पूछे तो पसलियों में अपने को याद रखना है 26 पसलियों में पाई जाती हैं। और अपने से मेरुदंड रीढ़ की हड्डी में भी कोई पूछे तो 51 जो है रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती हैं। टोटल 180 हड्डियां पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है पैर में बट सबसे अधिक हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गाय एक दिन में कितनी लार की मात्रा का स्त्राव करती है। भाई एक दिन में गाय एक दिन में कितनी लार का स्त्राव करती है। हाउ मच सलाइवा डज अ काउ सिक्रेशन इन डेज, यानी एक दिन में गाय कितने किलोग्राम जो है लार निकालती है। तो अपनों को याद रखना है कि गाय एक दिन में 50 से 55 किलो लार निकालती है। कितनी? 50 से 55 किलो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितनी लार निकालती है एक दिन में। तो 50 से 55 किलो जो है ये लार निकालती है एक दिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लार में एक और टॉपिक है, लार क्या होती है? इनकी लार जो है क्षारीय प्रकृति की होती है। याद रखना इनकी लार, कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लार कैसी होती है। तो लार इनकी जो है क्षारीय प्रकृति की होती है, जिसमें पीएच कितना होता है? पीएच इनकी लार का जो है 8 पीएच होता है। इनकी लार में जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो बी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी 50 से 55 किलो जो है लार निकलती है एक दिन में। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है कि बछड़े का रूमेन किस आयु में पूर्ण विकसित होता है। बछड़े के रूमेन की बात कर रहा है भाई। ठीक है, रूमेन का मतलब फर्स्ट अमाशा की बात कर रहा है अपने से। ठीक है, तो बछड़े का जो रूमेन है कितने दिन में किस आयु में पूर्ण विकसित होता है। आपको पता है कि जब बछड़ा पैदा होता है उस टाइम पे रूमेन क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि शुरुआती अवस्था में जो बछड़े पैदा होते हैं तुरंत चारा नहीं खाते या तुरंत भूसा नहीं खाते हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि उस टाइम पे उनमें रूमेन अब्सेंट होता है। ठीक है, रूमेन अमाशय अब्सेंट होता है। तो ये पूछ रहा है बछड़े का जो रूमेन अमाशय होता है कितने दिन में जो है विकसित हो जाता है। At what age does the rumen of a calf become fully developed? कितने दिन में डेवलप होता है भाई? 2 मंथ या 4 मंथ या 6 मंथ या 8 मंथ। तो कितने मंथ में विकसित होता है? तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये जो है 2 माह में अपना पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है रूमेन। कई बार पूछा हुआ है कि रूमेन कितने टाइम में विकसित होता है। तो रूमेन अपना 2 मंथ में विकसित हो जाता है पूर्ण तरीके से। 2 महीने बछड़ा जो है पूरे तरीके से चारे या भूसे पर निर्भर हो सकता है। ठीक है, अपन कर सकते हैं क्योंकि रूमेन जो है 2 महीने में पूरे तरीके से विकसित हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बट 15 से 20 दिन की स्टेज में जो ये विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। 15 से 20 दिन की स्टेज में धीरे धीरे आपने देखा होगा बछड़ा धीरे धीरे जो है हल्की फुल्की मात्रा में चारा या भूसा खाना स्टार्ट करता है। तो ये 15 से 20 दिन की स्टेज में जो है हल्का हल्का विकसित होना स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आपका करेक्ट आंसर ए जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन की साइड चलें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है ये पूछ रहा है कि गौ पशुओं के अंगले पैरों के बीच का भाग कहलाता है। गौ पशु होते हैं, इनके अंगले पैरों को भाग क्या कहलाता है? अंगले पैरों के बीच का भाग क्या कहलाता है? द एरिया बिटवीन द फ्रंट लेग्स ऑफ अ काउ इन कोल्ड। जो पशुओं का जो अगले पैरों के बीच आपने देखा होगा लटकता हुआ भाग होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो वही पूछ रहा है कि ये भाग क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? जो गाय के अगले पैरों के या भैंसों के अगले पैरों के बीच विकसित होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन, याद रखना, अधर वक्ष। इंपॉर्टेंट है, कई बार भाई मतलब एग्जाम में पूछा है। तो जनरली ऐसा नहीं है कि एनिमल एनाटॉमी में ही पूछा गया है, ये जनरली कई बार मतलब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि गाय के जो अगले पैरों के बीच होता है उसको, अगले पैरों के बीच जो लटकता हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो याद रखना है, उसको बोलते हैं अधर वक्ष। इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं अधर वक्ष, है ना।
ये इंपॉर्टेंट है भाई, इस क्वेश्चन को जरूर स्टार लगा के रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी कई बार पूछा हुआ कि अधर वक्ष जो होता है सबसे अधिक किस में विकसित होता है, तो सबसे अधिक याद रखना भैंसों में, यानी बफेलो में जो है अधर वक्ष सबसे ज्यादा विकसित होता है भैंसों में। इंपॉर्टेंट है, अधर वक्ष सबसे अधिक किस में विकसित होता है, तो भैंसों में सबसे अधिक विकसित होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका करेक्ट आंसर है बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की साइड चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन से अंग से पाचन संबंधी स्त्राव नहीं निकलता, है ना, याद रखिएगा, नहीं निकलता पूछ रहा है अपने से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजन्स डज नॉट अ प्रोडक्ट डाइजेस्टिव सीक्रेशन, यानी निम्न में से कौन से अंग से पाचन संबंधी कोई भी स्त्राव नहीं निकलता है। किससे नहीं निकलता भाई पाचन संबंधी स्त्राव, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय या जो है यकृत ग्रंथि, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन या बिग इंटेस्टाइन, स्टोमेटा या हेपेटिक ग्लैंडिया, जिसको यकृत अपन लीवर भी बोलते हैं। तो किससे जो है अपने को पता है भाई, लीवर से तो पित्तरस निकलता है, स्त्रावित होता है, अमाशय से भी निकलता है, आपको पता है। ठीक है, बड़ी आंत से भी जो है, इसमें तो पाचन की क्रिया ही होती है, तो इसमें बहुत सारे स्त्राव निकलते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो है छोटी आंत में 3 भाग होते हैं, गृहिणी, मध्यांत, शेषांत। ठीक है, डिडूनम, इलियम करके 3-4 भाग होते हैं, इसलिए छोटी आंत में तो सीक्रेशन होता है। तो बड़ी आंत जो आपकी है इसमें सीक्रेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन संबंधी स्त्राव बड़ी आंत में नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इससे एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि बड़ी आंत की जो है लंबाई कितनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है या इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बड़ी आंत की लंबाई अपने को याद रखनी, तो बड़ी आंत की लंबाई 10 से 11 मीटर होती है। याद रखना, बड़ी आंत की लंबाई, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है अपनी 10 से 11 मीटर होती है, यानी कितनी होती है 35 फीट। याद रखना, कई बार फीट में भी पूछ लेता है, तो कितनी होती है 10 से 11 मीटर, यानी कितनी होती है 35 फीट जो है अपनी इसकी लंबाई होती है, किसकी, बड़ी आंत की। इंपॉर्टेंट है, भंडारण क्षमता कितनी होती है भाई बड़ी आंत की, तो भंडारण क्षमता अपने को याद रखना है कि 28 किलो यानी 28 kg जो की होती है, ये होती है अपनी भंडारण क्षमता बड़ी आंत की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, बड़ी आंत की भंडारण क्षमता कितनी होती है 28 kg, और आपको पता है लंबाई 10 to 11 मीटर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और बड़ी आंत में 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, इनको भी याद रखना। छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत की लंबाई जनरली कई बार पूछी हुई, तो छोटी आंत की जो लंबाई अपने से याद रखना, तो 40 से 45 मीटर्स। याद रखना कितनी, 40 से 45 मीटर किसकी होती है, तो ये होती है अपनी छोटी आंत की लंबाई होती है। छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है 40 to 45 मीटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, और इससे कई बार ये पूछा होगा इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो छोटी आंत की जो भंडारण क्षमता होती है वो 65 kg होती है। कितनी होती है 65 kg इसकी भंडारण क्षमता होती है छोटी आंत की। और भेड़ और बकरियों में कितनी होती है, तो 9 kg छोटी आंत की भंडारण क्षमता होती है भेड़ और बकरियों में। ठीक है, जबकि गाय और भैंस में 65 kg होती है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। मैं फालतू चीजें ना तो बता रहा हूँ, आपको लगे कि फालतू चीजें बता रहा है और फालतू बक रहे हैं सर, फालतू की चीज कुछ भी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछी हुई है। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर उठा के जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, इसमें तो पूछा कि भाई किसी प्रकार का सिक्रेशन नहीं होता, तो बड़ी आंत में किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन नहीं होता है। बी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 12 नंबर क्वेश्चन, कि अंडाशय से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, यानी ओवरी से कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन होता है ओवरी से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या ऑल ऑफ दिस। तो कौन से हार्मोन का जो है सीक्रेशन होता है, जो है अपना कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है अंडाशय से ओवरी से, तो आपको पता है कि ओवरी से जो है और जो है सभी जो है हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। यानी एस्ट्रोजन का तो पता है मादा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन भी हार्मोन होता है, रिलैक्सिन, इन सभी का जो है अंडाशय या ओवरी से ही निकलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार क्या होता है अपन सिर्फ एस्ट्रोजन लगा के आ जाते हैं, बट एस्ट्रोजन नहीं है भाई, इसमें सभी हार्मोन जो है अंडाशय या ओवरी से निकलते हैं। तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सभी हार्मोन जो है ओवरी से निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा अंग सहायक नर जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि नर जनन तंत्र में सहायक भाग भी होते हैं और जो है मुख्य भाग भी होते हैं। यानी सहायक यानी प्राइमरी जो है ऑर्गन्स होते हैं, और जो है मुख्य और जो है सहायक ऑर्गन्स भी होते हैं। यानी ठीक है, तो यही पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा अंग सहायक नर जनन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता पूछा है। इंपोर्टेंट, सहायक नर जनन तंत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको याद रखना है कि वो जो है शिशन या शुक्रवाहिनी या मूत्र मार्ग।
तो ये जो अपने सहायक नर जनन तंत्र हैं, कौन से हैं? सहायक। तो इसमें जो सहायक नर जनन तंत्र नहीं है वो है आपका वृषण यानी टेस्टिस, ये मुख्य जनन तंत्र के अंतर्गत आता है। कौन कौन से दो आते हैं? ये आपका वृषण हो गया, दूसरा आपका हो गया वृषण कोश, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्कॉटम, लिख लीजिएगा। वृषण कोश ये जो है मुख्य अंग माने जाते हैं नर जनन तंत्र के। वृषण यानी टेस्टिस और वृषण कोश यानी स्कॉटम, ये नर जनन तंत्र के जो है मुख्य भाग माने जाते हैं। सहायक भाग में से अगर पूछे तो सहायक भाग जो है अपना कौन से माने जाते हैं? ये तीनों जो है सहायक भाग माने जाते हैं। इसमें से और भी आते हैं आदि वृषण नलिका वगैरह, सेशन, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग। तो ये जो है अपने कैसे माने जाते हैं? ये तीनों जो है सहायक भाग माने जाते हैं। यानी ए जो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि हमारे देश में मनुष्य और पशुओं का अनुपात कितना होता है? भाई हमारे देश में मनुष्यों का और पशुओं का अनुपात, द रेशो ऑफ ह्यूमन टू एनिमल इन अवर कंट्री। ठीक है, हमारी कंट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगा लो भाई, नया क्वेश्चन है कि बहुत कम लोगों को इसका आंसर जो है पता होगा। ठीक है, हमारे जैसे मनुष्य और पशुओं का अनुपात जो रेशो है वो 4:1 है। कितना है? 4:1 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डी जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितना है मनुष्यों और पशुओं का अनुपात? तो वो है आपका 4:1 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन का लेवल जो है मैंने वो बहुत अच्छा रखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन इनमें से उठ सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चनों के आंसर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी पे पूरी कमांड रखें, थ्योरी कमांड रहेगी तो क्वेश्चन पे कमांड रहेगी। ठीक है, इसलिए थ्योरी पे कमांड रखें और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट है पीएटी के लिए भाई। का जो आपको पिछली प्रीवियस का आपने पेपर देखा होगा। ठीक है, रूमेन में स्टार्च की पाचकता लगभग कितने प्रतिशत तक होती है? भाई जो रूमेन है इसमें रूमेन में स्टार्च की पाचकता आपने से पूछी है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ स्टार्च डाइजेस्टिव इन रूमेन, यानी रूमेन में जो स्टार्च की पाचकता कितने परसेंट होती है। ये नया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी गहराई से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको याद रखना है अपने को। तो रूमेन में स्टार्च की पाचकता जो होती है वो होती है 60 से 70%। कितने परसेंट? 60 से 70%। इंपॉर्टेंट है, सी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। वैसे एक्यूरेट अगर आंसर पूछा जाए तो 63 से 70% जो है रूमेन में इसकी पाचकता होती है, इसलिए अपन 60 से 70% इसमें आंसर ले लेंगे। ठीक है, रूमेन की पाचकता कितनी होती है? स्टार्च की पाचकता रूमेन में तो 60 से 70%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है भाई कि पशुओं की लार में कितने प्रतिशत पानी होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एनिमल सलाइवा, यानी पशुओं की लार में कितने परसेंट पानी होता है? भाई यही पूछ लिया भाई। देखिए कि पशुओं की लार में कितने परसेंट पानी होता है? 60 से 70%, या 75 से 80%, या 90 से 95%, या 50 से 70%। तो कितने परसेंट भाई पशुओं की लार में पानी होता है? तो अपनों को याद रखना है कि पशुओं की लार में जो 75 से 80% पानी पाया जाता है। कितने परसेंट? 75 से 80%। बी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पशुओं की लार में कितने परसेंट पानी होता है? तो 75 से 80% पानी होता है। और पशुओं की लार में कई बार पूछा हुआ किसकी अधिकता होती है? तो लार जो है सोडियम बाइकार्बोनेट की अधिकता होती है। और लार की जो कौन सी लार की, ये भी पूछा हुआ कि लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की जो प्रकृति होती है वो एल्कलाइन होती है। जस्ट इसके पहले अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, तो लार की जो प्रकृति होती है वो एल्कलाइन होती है, यानी क्षारीय होती है। ठीक है, अपनों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 17 है, ये बोल रहा है कि निम्न में से शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑफ न्यूट्रिशन स्पर्म। ठीक है, यानी शुक्राणुओं को पोषण देने का काम कौन करता है भाई? ठीक है, तो शुक्राणु को जो है पोषण देने का काम आपको पता है कौन करता है? शुक्राणु, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्राणु को पैदा कौन करता है। ठीक है, तो शुक्राणु को जो पैदा करने का काम होता है वो आपकी करती है जर्म सेल। याद रखना, इंपोर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, जर्म सेल क्या काम करते हैं? जर्म सेल जो है स्पर्म को क्या करती है? पैदा करने का काम करती है। यानी शुक्राणु को पैदा करने का काम कौन करती है? जनन कोशिका यानी जर्म सेल। और मात्र कोशिकाएं क्या करती है? तो ये जो है पोषण का काम करती है। इंपोर्टेंट है, याद रखना। शुक्राणुओं में यानी स्पर्म में जो पोषण का काम या न्यूट्रिशन का काम कौन करती है? तो वो करती है मदर सेल। मात्र कोशिकाएं जो है पोषण देने का काम करती हैं। और इपिथीलियम कोशिकाएं भाई क्या करती हैं? आपको पता है इपिथीलियम कोशिकाओं का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करती हैं कि ये इन दोनों कोशिकाओं को पैदा करने का काम करती हैं। इपिथीलियम कोशिकाओं का क्या काम है? तो ये जनन कोशिकाएं और मात्र कोशिकाएं दोनों को पैदा करने का काम कौन करता है? इपिथीलियम कोशिकाएं करती हैं। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को याद रखना। ऑक्सीटोसिन जो है सिक्रेशन में भी ये सहायक है इपिथीलियम कोशिकाएं, और जनन कोशिका मात्र कोशिकाओं को पैदा करने में इपिथीलियम कोशिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीजों को जो अपने को याद रखना है। ठीक है ना।
और स्कोटम तो आपको पता है, स्कोटम क्या करता है कि ये जो है उसका स्कोटम का मुख्य काम होता है पशु के शरीर का तापमान नियंत्रण रखना। ये इसको तापमान थर्मो रेगुलेटर कहते हैं। किसको? वृषण कोश को अपन क्या बोलते हैं? थर्मो रेगुलेटर। याद रखना, इसको बोलते हैं थर्मो रेगुलेटर। ये क्या करता है? पशु के शरीर का ताप नियंत्रण का काम करता है। ये हमेशा पशु के शरीर के ताप से इसका ताप जो है 2 से 3 सेल्सियस कम होता है। किसका? स्कोटम का। याद रखना, ये पशु में ताप नियंत्रण का काम करता है पशु के शरीर में। ठीक है, तो इसका जो है शुक्राणु को पैदा करने का काम आपको पता लग गया कौन करता है? तो मात्र कोशिकाएं जो है शुक्राणु को पैदा करने का काम करती हैं। बी आपका जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका बोल रहा है कि रोमेंथिका में भोजन का किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? रोमेंथिका यानी रूमेन में। तो रूमेन में जो भोजन का जो है फर्मेंटेशन होता है, आप देख रहे हैं विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू फर्मेंटेशन फूड इन रोमेस्टिकेशन। इसको रोमेस्टिकेशन अपन जुगाली को बोलते हैं, और यहाँ रूमेन की बात कर रहा है ना। तो रोमेंथिका में जो है किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी जो है सभी के द्वारा जो किया जाता है रूमेन में जो है किण्वन जो है भोजन का किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? तो सभी सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है भोजन का किण्वन किया जाता है। बैक्टीरिया के द्वारा भी, ईस्ट के द्वारा, ईस्ट यानी खमीर, और प्रोटोजोआ के द्वारा, यानी सभी के द्वारा जो है इसका किण्वन किया जाता है। बट सबसे ज़्यादा भोजन में आपको पता है बैक्टीरिया, रूमेन में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो सबसे अधिक संख्या होती है बैक्टीरिया की। याद रखना, ठीक है, सबसे अधिक संख्या किसकी होती है रूमेन में? तो बैक्टीरिया की होती है। बट ई जो है क्वेश्चन नंबर 18 का डी आपका करेक्ट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि पशुओं में कितने प्रतिशत जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? पशुओं में कितने प्रतिशत लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? कितने जोड़ी होती है, कितने पेयर में होती हैं? हाउ मैनी पेयर ऑफ सलाइवा ग्लैंड आर फाउंड इन एनिमल। तो कितनी होती, कितने जोड़ी पाई जाती हैं भाई, कितने पेयर में पाई जाती हैं? तो ये जो आपका है जो है 3 पेयर में पाई जाती हैं। याद रखना, कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है कि एक वयस्क पशु प्रतिदिन जुगाली करता है, यानी ये जो एक युवा पशु है, एडल्ट एनिमल है, तो उस कितने घंटे जो है रेमेस्टिकेशन या जुगाली करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन एडल्ट एनिमल रूमेनेंट्स डेली। तो कितने घंटे जो एक पशु जुगाली करता है? तो 8 घंटे वो डेली जुगाली करता है। याद रखना, कितने घंटे? 8 घंटे वो है रेमेस्टिकेशन यानी वो जुगाली करता है। सी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20 का सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कि पशु शरीर का मुख्य भाग जो केवल नर में पाया जाता है, केवल किस में पाया जाता है? जो है मेल में ही। ये जो पशु शरीर का यानी एनिमल जो बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है और जो किस में पाया जाता है? सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा भाग होता है? इसको चिन, ब्रेस्ट, या फिर मजल, या रूडिमेंट्री टेस्टिस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चिन का मतलब दाढ़ी, और जो है इसका मतलब जो आपका सीना होता है, ब्रेस्केट का मतलब होता है सीना, मजल का मतलब होता है थूतन। तो ये सभी जो मेल में भी अपने को मिलते हैं और फीमेल में भी देखने को मिलते हैं। बट जो रूडिमेंट्री टेस्टिस होता है, इसका मतलब होता है अविकसित थन। ठीक है, अविकसित थन होते हैं। आपने देखा होगा जो है जनरली अपने को ये देखने को मिल जाए, छोटे छोटे रूप में वो पाए जाते हैं पशुओं के। आप पिछले जो दोनों टांगों के बीच में देखेंगे तो ये जो आपको रूडिमेंट्री टेस्टिस है, ये छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में अविकसित चार पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछोगे कि 2 होते हैं कि 4 होते हैं, तो ये 4 छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं? अविकसित होते हैं। ठीक है, याद रखना ये कैसे होते हैं? अविकसित होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 21 इसका डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वृषण की कौन सी रचना के द्वारा वृषण कोश में झूलते रहते हैं? वृषण के कौन सी रचना के कारण वृषण जो है झूलते रहते हैं? आपने देखा होगा वृषण जो पशुओं की टांगों के जो है पीछे पाए जाते हैं, आपने थैलीडूमस संरचना देखी होगी, तो वो उसको बोलते हैं वृषण। तो वो किसके कारण जो है वो झूलती रहती है? ठीक है, तो याद रखना, तो किसके कारण भाई? स्पर्मेट्रिक कोर्ड, या अधिवृषण नलिका यानी एपिडायनेमिक कैनाल, या शुक्र जनन कोशिका जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस सेल, या मांसपेशी यानी मसल्स। किसके कारण जो है वो कोशिकाएं झूलती रहती है? तो याद रखना वो है झूलती रहती है वृषण रज्जु के कारण, यानी स्पर्मेट्रिक कोर्ड के कारण जो है वृषण कोशिकाएं झूलती रहती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वृषण कोशिकाएं के कारण वो है क्या करती रहती हैं? झूलती रहती हैं स्पर्मेट्रिक कोर्ड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23
कि शुक्राणु निर्माण करते हैं। शुक्राणु शुक्राणु कौन निर्माण करता है भाई? मैंने आपको बताया था ना जस्ट इसके पहले अपने जाना था कि शुक्राणु कौन सी कोशिका निर्माण करती है। तो आपको पता है जो है जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणु को पैदा करती हैं। याद रखना, जनन कोशिकाएं क्या करती हैं? शुक्राणुओं को पैदा करने का काम करती है। मात्र कोशिकाएं पता है कि ये पोषण का काम करती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 का सी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो है अपन चले 24 की साइड। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 24 है भाई, ये पूछ रहा है कि गाय के अमाशय के तीसरे भाग की क्षमता कितनी होती है। मैंने आपको बताया था ना, सब अमाशय के बारे में जानकारी दी थी मैंने, शायद 3rd क्वेश्चन या 4th क्वेश्चन में इसके बारे में बताया था कि किसकी कितनी भंडारण क्षमता होती है। तो गाय के आप तीसरे भाग की क्षमता कितनी होती है, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट में बताना है कितनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्न में से कौन सा भाग छोटी आंत का हिस्सा नहीं है? छोटी आंत का हिस्सा नहीं है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत का भाग नहीं है। मैं शुरुआत से ही कई बार मैंने इस चीज का नाम लिया है तीनों भागों का, गृहिणी यानी डुडुनम, मध्यांत यानी जिजुनम और शेषांत यानी इलियम। तो ये तीनों जो है भाग छोटी आंत के भाग हैं। बस रूमेन जो आपका रोमेंथिका है ये छोटी आंत का भाग नहीं, ये तो अमाशय है, आपको पता है 4 अमाशय हैं। ठीक है, तो ये जो है अमाशय का एक भाग है रूमेन, है ना। बाकी ये तीनों जो है छोटी आंत के भाग माने जाते हैं, मध्यांत, गृहिणी, मध्यांत, शेषांत यानी डिडुनम, जिजुनम और इलियम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गृहिणी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? इसमें क्या बाइल जूस यानी पित्तरस निकलता है। मध्यांत में क्या होता है? बिल्ली नामक संरचना पाई जाती है। बिल्ली नामक, जिससे अपन पहचानते हैं कि भाई हाँ ये छोटी आंत है, तो ये क्या बिल्ली नामक संरचना पाई जाती है। ठीक है, और छोटी आंत की आपकी भंडारण क्षमता तो मैंने आपको बताई थी कि लंबाई कितनी होती है, इसकी भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो इसको भी अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 की मादा योनि की अम्लीयता। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा ले भाई इस क्वेश्चन पे। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मादा योनि की अम्लीयता को दूर करने के लिए कौन सी ग्रंथि क्षारीय स्त्राव निकालती है? विच ग्लैंड सीक्रेशन एल्कलाइन सीक्रेशन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ फीमेल वेजाइना। यानी जो मादा की योनि होती है उससे क्या होता है कि अम्लीयता को क्या करता है? अम्लता को दूर करने का काम करता है, क्षारीय स्त्राव करता है। यानी अम्लता को दूर करने के लिए कौन सी क्षारीय स्त्राव निकालती है, कौन सी ग्रंथि है? क्षारीय स्त्राव निकालती है। ठीक है भाई, ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि जो है अपन उसको लेके जाएंगे, जब शुक्राणु जाते हैं ना तो उनको क्या अम्लीय माध्यम मिलेगा तो वो क्या मर जाएंगे, है ना। इसलिए इनको क्या करते हैं कि वो ग्रंथि होती है वो क्या करती है? क्षारीय स्त्राव करती है, उस माध्यम को क्षारीय करती है, फिर जो है शुक्राणु जाते हैं तो वो काम करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। आप याद रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि मानी जाती है। ये नरों में भी सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि जो है नर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी मानी जाती है? तो नर की और या फीमेल की, सॉरी मेल की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि मानी जाती है जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। कौन सी? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या काम करती है? ये काम करती है कि मादा के जो है अम्लीयता को दूर करने का काम करती है। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्लैंड। इसकी लंबाई कई बार अपने से पूछी कि इसकी लंबाई होती है 1.5, कितनी होती है? 1.5 मीटर से लंबी होती है ये, है ना। और ये क्या करती है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो काम है, इसका काम होता है कि सीमन को जो है गंध प्रदान करती है ना। सीमन यानी वीर्य होता है, उसको क्या करती है? ये गंध प्रदान करती है। कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बास डिफरेंट का आपको पता ही है, पेनिस का आपको पता ही है। ठीक है, काउपस ग्लैंड तो ये क्या करती है? ये क्या करती है कि भाई पशुओं में ही ये जो है साफ सफाई का काम करती है। ये जनरली नर में, ये ग्रंथि जो है नर में ही पाई जाती है और नर में ही जो है साफ सफाई का काम करती है। नर के जो जनांग होते हैं जो या मूत्र मार्ग होता है तो उसको साफ करने का काम कौन सी? काउपस ग्लैंड जो है मूत्र मार्ग को साफ करने का काम करती है। तो याद रखना, बी जो आपका 26 नंबर का बी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कीचड़ प्रजाति के भैंस की गुणसूत्रों की संख्या पूछा हुआ। भाई कीचड़ प्रजाति की भैंस होती है, आपको पता है 2 प्रकार की भैंसें होती है, कीचड़ प्रजाति और एक होती है आपकी जो है जल प्रजाति। आपने इनके बारे में सुना हो, कीचड़ और जल प्रजाति। तो वही इन्होंने पूछा है कि भाई कीचड़ प्रजाति की जो भैंस होती है तो इसमें कितने जो है क्रोमोसोम नंबर होते हैं? 50, 48 या 60 या इनमें से नॉन ऑफ दिस। तो भाई कितनी होती है? तो वो होती है आपको पता होगा 48। इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है? 48 होती है। जबकि जल में कितनी होती है? 50 यानी 50। ठीक है, जल भैंसों में क्रोमोसोम की नंबर आप पूछे तो क्रोमोसोम की नंबर संख्या होती है 50 और जबकि जो कीचड़ भैंस होती है उनमें होती है 48। ठीक है, तो ये जो आपका बी क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28
कि जुगाली करने वाले पशुओं की लार में कौन सा पाचक एंजाइम होता है। जो पशु जुगाली करते हैं उनकी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जुगाली करने वाले पशुओं की लार में आपको पता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं की लार में जो है इनमें से जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। आप ऑप्शन डी देख सकते हैं, नॉन ऑफ दिस, यानी कोई भी जो है जुगाली करने वाले पशु की लार में कोई भी पाचक एंजाइम, इनमें से कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, डी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। याद रखना, इनमें से कोई भी जो है पाचक एंजाइम पशु की लार में नहीं पाया जाता। उसने पूछा क्या है, लार में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना, लार में पूछा हुआ है। यहाँ पे भी अपने को ध्यान जाना है अपना, ठीक है ना। और जो आपको ये क्वेश्चन पता ही होगा कि जो पशु जुगाली नहीं करते हैं, जैसे कि मानव हुआ या जनरली डॉग्स हुए, कुत्ते वगैरह, बिल्ली वगैरह, तो इनमें किन की लार में क्या पाया जाता है, तो इनकी लार में आपको पता है टाइलिन पाया जाता है। आपने इसके बारे में सुना होगा, टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है। ये पशु के जो भोजन में पचाने का काम करता है। टाइलिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। बट आपको जो रूमेन करते हैं उनके आपको पता है उनमें जो है टाइलिन नहीं पाया जाता। तो पशुओं की लार में जनरली टाइलिन नामक एंजाइम नहीं पाया जाता। तो ये जनरली ह्यूमन में ही मिलता है अपने को। तो यही इन्होंने पूछा है कि जुगाली करने वाले पशुओं की लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो इनमें से कोई भी एंजाइम जो है नहीं होता पशुओं की लार में। ये इंपॉर्टेंट है, इसका अपन को याद रखना है। बस ये याद रखना टाइलिन का क्या क्या काम है, और जो है लाइपेज का क्या काम है, और एमाइलेज का क्या काम है। तो इन चीज़ों को अपन को याद रखना है, पढ़ लेना, ठीक है। डी आपका क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन की साइड चलें तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाचन संस्थान के किस भाग में बसा, याद रखना, बसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। भाई पाचन संस्थान के कौन से भाग में बसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम डज अ डाइजेशन ऑफ अ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट टेक अ प्लेस। तो कहाँ पे जो है जनरली फैट और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आपको पता है कि एबोमेजम में यानी ट्रू स्टमक, इसमें भी जो नहीं होता है ना कार्बोहाइड्रेट और बसा का पाचन। छोटी आंत में, जी बिल्कुल, छोटी आंत में बसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों का पाचन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों का पाचन होता है। और सबसे अधिक पाचन किसमें स्टार्ट हो जाता है, पाचन की क्रिया आपको पता है एबोमेजम से स्टार्ट हो जाती है, बट छोटी मोटी मात्रा में। तो जो है बड़ी आंत में ये बड़े स्तर पर पाचन की क्रिया बड़े स्तर पर चलती है, किसमें, छोटी आंत में। याद रखना पाचन की जो बसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अपने को याद रखना है ना। बड़ी आंत में तो किसी भी प्रकार की पाचन क्रिया चलती नहीं है। यकृत में आपको पता है पित्तरस निकलता है, बाइल जूस। तो ये सब चीज़ें इससे संबंधित है। अब जब थ्योरी पे आपकी कमांड होगी ना, तो ये सब चीज़ें आपसे जनरली ऑप्शन, सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता लग जाएगा। आप एमोमिज्म के बारे में पढ़ेंगे, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे, और जो यकृत के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जनरली आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी। तो इसलिए मैं बार बार अपनी हर वीडियो में मैंने यही बोला है कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे पहले कमांड रखो थ्योरी पे। तो थ्योरी पे आपकी कमांड होगी ना, तो ये चीज़ें जन बेसिक चीज़ें अपने से बन जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका, आपका जो करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसने पूछा है कि मेटाटारस ग्रंथ अस्थियां होती हैं, जो मेटाटारस बोन्स होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं भाई। अगले पैर में, पिछले पैर में, खोपड़ी में, या रीढ़ की हड्डी में। तो जो मेटाटारस अस्थियां होती हैं, तो ये मेटाटारस अस्थियां अपने को कहाँ मिलती हैं, तो ये अपने को मिलती हैं पिछले पैर में। इंपॉर्टेंट है, बैक लेग्स में अपने को ये मेटाटारस ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा, स्कैपुला, ह्यूमरस वगैरह। तो ये जो जनरली अगले पैर में पाई जाती हैं, जबकि मेटाटारस, छोटी मेटाटारस, बड़ी मेटाटारस, पटेला, इनके फीमर, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो है जनरली कहाँ पाई जाती हैं, ये अपने को पिछले पैर में देखने को मिलती हैं। ये हड्डी जो अस्थियां होती हैं, ये कहाँ मिलती हैं, ये बैक लेग्स में अपने को देखने को मिलती हैं। तो याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 30 का जो आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 31 कि आयन में दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। यानी जो है आयन में दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है। विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन अदर, ठीक है। तो दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन भाई सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ना। दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन भाई इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता है दूध बनाने के लिए जो हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें इस क्वेश्चन पे। आपको ये क्वेश्चन बहुत मतलब रियली केसेस में ये क्वेश्चन कहीं भी देखने को मिलेगा। ये नया क्वेश्चन है कि आयन में दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट माना जाता है। कई लोग पता है कौन से किस पे जाएंगे, कई लोग जो है ऑक्सीटोसिन पे भी चले जाएंगे, कई लोग एस्ट्रोजन पे भी जा सकते हैं। आप देखना, मैं ये क्वेश्चन जो आपको पोल सेक्शन में दूंगा, आप इसका आंसर देना। कई लोग पता है, अधिकतर लोग मेरे को पता है एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन आंसर देंगे, ठीक है ना। तो आयन में दूध बनाने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है, तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आयन में दूध बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फिर अपन लोग क्या बोलते हैं कि सर मैं तो पढ़ के गया था, बहुत पढ़ा था मैंने, सब चीजें करके गए थे, नंबर कम आए। क्यों, इसी वजह से नंबर कम आए कि अपने जो पढ़ा था वो सही ढंग से नहीं पढ़ा था, ठीक है। इसलिए अपने को पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 31 का ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना।
यानी गाय में दूध बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन माना जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, इस पे भी स्टार लगा रही, न्यू डाटा से संबंधित आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये जनरली आपको जो है, आप जब एनिमल गवर्नमेंट जो एनिमल की गवर्नमेंट वेबसाइट है पशुओं की, उस पर आप जाके विजिट करेंगे तो आपको ये सारा डाटा वहाँ पे उपलब्ध है, आप जाके जो है डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ PDF मिल जाएगी अपने को। तो भारत में देसी गायों की संख्या कितनी है भाई, 2020-21 के अनुसार भारत में देसी गायों की संख्या पूछ रहा है, तो कितनी है भाई, देसी गायों की संख्या कितनी है भारत में। तो देसी गायों की संख्या आपको पता है कितनी, 151 मिलियन। इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखना, कितनी है, 151 मिलियन, यानी सी जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी 151 मिलियन संख्या है भारत में देसी गायों की। ठीक है, और जनरली आप में से पूछ सकते हैं कि भाई भारत में गायों की संख्या कितनी है। ठीक है, टोटल काउंट गायों की संख्या कितनी है, अब जनरली अपने से इसमें तो देसी पूछा हुआ है, बट अपने से पूछ सकते हैं कि भारत में टोटल कुल गायों की संख्या कितनी है। तो टोटल गायों की संख्या आप लोग को याद रखना है 192.4 मिलियन। कितनी है, 192.4 मिलियन भारत में गायों की संख्या है 2020-21 के अनुसार। भारत में 192.4 मिलियन संख्या है गायों की, और 109.85 मिलियन कितनी है, इसकी भैंसों की संख्या है। इस चीज को अपने को याद रखना है, भैंसों की वर्तमान में 2020-21 के अनुसार भारत में कितनी संख्या है, तो 109.85 मिलियन संख्या है किनकी, भैंसों की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 151 मिलियन संख्या कितनी है, किसकी है, तो गायों की, देसी गायों की संख्या। सी आपका जो है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका है कि भाई रूमेन में कार्बन गैस की मात्रा कितने % होती है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन वाज अ रूमेन, यानी रूमेन में जो कार्बन की परसेंटेज अपने से पूछा हुआ है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ है इन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन ये पूछ रहे हैं कि भाई 65%, 70%, 25% या जो है 50%। तो रूमेन में आपको पता है कि सबसे अधिक मात्रा में, वैसे अपने को रूमेन में गैस है कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, जनरली ये सारी गैसें अपने को देखने को मिलती है, बट यही पूछ रहा है कि कार्बन की परसेंटेज पूछ रहा है। तो कार्बन का जो परसेंटेज है वो 65%। जनरली जो है रूमेन में सबसे अधिक मात्रा में अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो कार्बन पाई जाती है। कि कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन जनरली सबसे अधिक मात्रा में अपने को रूमेन में देखने को मिली हुई, कितने %, 65%। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आपकी गैस आती है वो आती है मीथेन। तो मीथेन कितने % पाई जाती है भाई, मीथेन पाई जाती है आपकी 25%। लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि रूमेन में मीथेन की कितने % मात्रा होती है। तो रूमेन में जो मीथेन की मात्रा होती है वो होती है 25%, कार्बन की अपनी कितनी होती है 65%। तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका करेक्ट आंसर आपका जो है ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 34 है ना, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई रूमेन में जीवाणु पाचन किस समय कौन से एसिड की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है। जब जीवाणुओं का पाचन होता है ना, उस समय किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, तो उस टाइम पे कौन सा एसिड जो है सबसे ज्यादा मात्रा में बनता है। विच एसिड इज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन मैक्सिमम क्वांटिटीज ड्यूरिंग बैक्टीरिया डाइजेस्टिव इन रूमेन। तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, तो उस टाइम पे सबसे अधिक मात्रा में जो एसिड बनता है वो बनता है एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा ले भाई, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एसिड बनता है, तो एसिटिक एसिड जो है रूमेन में जब फर्मेंटेशन की क्रिया चल रही होती है तो उस टाइम पे जो है एसिटिक एसिड सबसे अधिक मात्रा में बनता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, और कई बार यह भी पूछा हुआ है कि सैचुरेटेड एसिड कौन सा है और अनसैचुरेटेड एसिड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो है सैचुरेटेड एसिड कौन कौन से, तो जो आपका स्टेरिक हो गया और जो है एसिटिक एसिड हो गया और जो लैक्टिक हो गया, ये तीनों एसिड जो आपके जो है संतृप्त एसिड यानी सैचुरेटेड माने जाते हैं, और ओलिक एसिड जो आपका ये अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त एसिड माना जाता है। बट अपने को इसको ज्यादा डेयरी में जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मैंने आपको बता दिया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या रहेगा, डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, कि अंडाणु की दीवार, इंपॉर्टेंट है, इस पे भी स्टार लगा भाई क्वेश्चन पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि अंडाणु की दीवार को तोड़ने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है। अंडाणु की दीवार को तोड़ने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है भाई। Which hormones does the work of breaking down in bell of the egg, यानी एग को जो अंडाणु है उसको दीवार को तोड़ने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है। FSH, ये जिसको अपन बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स यानी श्याणुक उद्दीपक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स करता है क्या। LH करता है क्या,
तो कौन सा ऐसा हार्मोन जो ये काम करता है भाई, रिलैक्सिन करता है क्या या एस्ट्रोजन करता है? तो भैया आपको पता है कि जो है अंडाणु की दीवार को तोड़ने का काम, आपको पता है कि अंडाणु की दीवार को तोड़ने का काम कौन सा करता है? FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स करता है। इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का याद रखना। अपन चारों ऑब्जेक्टिव के बारे में इस क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इस चीज कहीं को कि अंडाणु की दीवार को तोड़ने का काम कौन सा हार्मोन्स करता है? तो FHH यानी श्याणु उद्दीपक हार्मोन्स जो है ये अंडाणु की दीवार को यानी ब्रेक करने का काम करता है, ठीक है? ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, याद रखना है अपने को, ठीक है? अब बात करते हैं अपन रिलैक्सिन के बारे में। भाई रिलैक्सिन का क्या काम है? तो रिलैक्सिन का क्या काम है कि भाई ये गाय का जब बछड़ा पैदा होता है ना, तो गाय का जब बछड़ा पैदा होता है तो गाय का आपको पता है पूरा शरीर का मतलब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो उस सिस्टम को दोबारा सही करने में, रिकवर करने में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स माना जाता है रिलैक्सिन। इसलिए गाय को, आपको पता है गाय को जो बछड़ा पैदा होने के बाद गाय को उसी अवस्था में लाना कौन सा हार्मोन्स काम करता है? तो रिलैक्सिन काम करता है। गाय को वापस उसी अवस्था में लाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? रिलैक्सिन करता है। और एस्ट्रोजन के बारे में आपको पता ही है, ये तो जनरली जो है मादा हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, ये सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स है ना? जनन क्रियाओं में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन से एस्ट्रोजन हार्मोन ही माना जाता है, ठीक है? और बाकी जो आपको पता है कि जो जननांग विकसित होते हैं ना, तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण विकसित होते हैं, तो इसलिए इसको जो है मादा हार्मोन्स माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स माना जाता है एस्ट्रोजन। डी क्वेश्चन नंबर 35 का आपको पता है, ये जो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं भाई मैंने, ठीक है? दबा के शेयर करो भाई सेशन को, ठीक है? रूमेन का पीएच होता है, रूमेन का पीएच क्या होता है भाई? द पीएच ऑफ रूमेन। तो रूमेन का पीएच पूछा हुआ है कितना होता है? 3.5 से 4.5 या 5.5 से 7 के आसपास, या 7.5 से 8 पीएच, या 9 से 10 पीएम। तो कितना होता है भाई रूमेन का पीएच? आपको पता है रूमेन का पीएच कितना होता है ना? तो रूमेन का जो पीएच है वो होता है आपका 5.5 से 7 के आसपास। कितना होता है? 5.5 से 7 पीएच के आसपास कितना किसका पीएच होता है? तो ये होता है रूमेन का, है ना? याद रखना, थोड़ा अम्लीय होता है ना? न्यूट्रल के आसपास ही होता है ना? तो ये किसका होता है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन की सभी क्रियाएं चल रही होती हैं, इसलिए उसका जो है आपको पता है बहुत सारी क्रियाएं जो है जनरली आपको पता है सबसे बड़ा अमाशय यही माना जाता है। तो सारी क्रियाएं इसी में चलती है। इसको भंडारण के नाम से भी जानते हैं, इसको भंडार ग्रह यानी पशु का सबसे जो भंडारण भोजन का होता है वो सबसे पहले यहीं पे आगे भोजन रूमेन में ही आता है। तो इस चीज़ को अपने को याद रखना है। बी जो है करेक्ट आंसर, रूमेन का पीएच कितना होता है? 5.5 से 7 पीएच होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा अमाशय प्रबल अम्लीय होता है? इस पे भी स्टार लगाना भाई, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा ले भाई, कि जो है कौन सा अमाशय सबसे प्रबल होता है भाई, है ना? कौन सा अमाशय प्रबल अम्लीय होता है? विच स्टोमक इज अ स्ट्रांगली एसिडिक। स्ट्रांगली मतलब जो है प्रबल अम्लीय होता है, तो भाई कौन सा होता है? वो होता है आपको पता है भाई सत्य अमाशय, यानी एबोमेजम अपना इकलौता अमाशय है जो प्रबल अम्लीय होता है। डी आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, यानी जो है एबोमेजम अपना कैसा होता है? प्रबल अम्लीय माना जाता है। भाई क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें HCl की मात्रा होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में इसमें जो है मिलता है। सत्य अमाशय इसको अपन बोलते हैं। कितनी % मात्रा पाई जाती है? तो पीएच कितना होता है इस अमाशय का? तो 0.5 से 1 जो पीएच 1% तक जो है इसमें HCl पाया जाता है। HCl की मात्रा कितनी होती है? तो 0.5 से 1% जो है अपने को एबोमेजम में HCl देखने को मिलता है, इसलिए इसको जो प्रबल अम्लीय माना जाता है। आपको पता है HCl प्रबल अम्ल है ना? तो इसलिए जो इसको प्रबल अम्लीय अमाशय को कौन सा? सत्य अमाशय को जो है प्रबल अम्लीय अमाशय कहा जाता है। याद रखना, इससे रेनिन और पेप्सिन भी निकलते हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। रेनिन और पेप्सिन नाम के दो जो है एंजाइम निकलते हैं, ये क्या करते हैं कि दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, रेनिन और पेप्सिन। याद रखना, दूध से दही बनाने का काम कौन से करते हैं? आपने रेनिन के बारे में सुना होगा। दही जब आप पढ़ेंगे ना डेयरी में, तो आप रेनिन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। इसलिए दूध से दही बनाने में काम, बछड़े के पेट की बात चल रही है, बछड़े के पेट में उस टाइम पे क्या होता है कि भाई जो है ये इसका सिक्रेशन हो रहा होता है रेनिन का, बछड़े के पेट में रेनिन और पेप्सिन का। तो ये क्या करता है कि भाई दूध से दही के बनने में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है रेनिन। और पेप्सिन का काम क्या रहता है? पेप्सिन का क्या करता है? प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन के छोटे छोटे भाग को करने में सबसे इंपॉर्टेंट मान किसका माना जाता है? पेप्सिन का। तो इस चीज को अपने को याद रखना है, दूध से दही बनने में रेनिन और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन के संश्लेषण, यानी प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े करने में। इसलिए क्या होता है कि छोटे टाइम पे बछड़े क्या होते हैं कि दूध को पचा पाते हैं, डायरेक्टली दूध को नहीं पचा पाएंगे। इसलिए भाई क्या होता है कि दूध रेनिन एंजाइम क्या करता है? दूध से दही में बदलता है, इसलिए बछड़े जो है जनरली जो है दूध को पचा पाते हैं। तो इस चीज को अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी आपको पता है 37 का डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38
कि किस अमाशय की संरचना पत्ता गोभी के समान होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो भाई इस क्वेश्चन पे। किस अमाशय की संरचना जो है पत्ता गोभी के समान होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ विच स्टमक इज स्माइलर दैट अ कैबिज, यानी पत्ता गोभी के समान कौन सा अमाशय की संरचना होती है। एबोमेजम, रूमेन, ओमेजम, रेटिकुलम। तो इन सब के जनरली मैंने आपको नाम बता रखे हैं, है ना। तो जो आपका जो अमाशय होता है कौन सा, ओमेजम, इसकी संरचना जो है पत्ता गोभी के समान होती है। ये 100 परतों में बटा होता है, ये 100 परतों का बना होता है अमाशय। इसको ओमेजम याद रखना, कितनी परतों का, 100 परतों का ये अमाशय बना होता है, इसलिए इसको परतदार अमाशय भी अपन बोलते हैं। किसको, ओमेजम को। ये क्या करता है, 50% नमी को अवशोषित करता है भोजन से, है ना। तो लुगदी के रूप में किस में पहुंचता है, लुगदी के रूप में भोजन पहुंचता है एबोमेजम में, ठीक है। तो याद रखना भाई, जो आपका ओमेजम है ये 50% नमी को अवशोषित करता है, इसको परतदार अमाशय भी बोलते हैं। इसमें 100 परतें पाई जाती हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये जो अमाशय होता है ये ऊंट में अब्सेंट होता है। लिख लीजिएगा दोस्तों, ऊंट में अब्सेंट होता है। कौन सा अमाशय, तो ये जो है ओमेजम अमाशय जो आपका होता है ये ऊंट में अब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बाकी 38 का सी आपका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जो है 39 नंबर क्वेश्चन, कि पशुओं की आहार नाल की लंबाई होती है। द लार्जेस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ एनिमल, यानी जो पशुओं की आहार नाल होती है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो पशुओं की आहार नाल की लंबाई 57 मीटर्स होती है। याद रखना कितनी होती है, 57 मीटर। ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 57 मीटर्स आहार नाल। पूरी आहार नाल आपने देखा होगा, एक आपने जब जनरली आप पशु का जो पाचन तंत्र का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये ऐसा बना होता है, कुछ स्ट्रक्चर इसी टाइप से ऐसा बना होता है, पूरी उसके रूप में ऐसा बना होता है, पूरा गुत्थी के रूप में, ऐसा पूरा गुत्थी के रूप में लिपड़ा हुआ होता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि भाई टोटल लंबाई कितनी होती है, 57 मीटर अपने को याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि घोड़े में कुल हड्डियों की संख्या होती है। घोड़े में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, टोटल बोन्स ऑफ हॉर्स। तो घोड़े में टोटल हड्डियों की संख्या आपको पता है गाय भैंस में 180 के आसपास होती है ना। तो ऐसी घोड़े में जो कुल हड्डियों की संख्या होती है वो 205 होती है। याद रखना 205 यानी 205 हड्डियों की संख्या किसमें होती है, तो घोड़े में होती है, ठीक है। 120 है 180, आपको 180 आपको पता है किसमें होती है, तो 180 गाय भैंस में होती है। और जो है गाय भैंस भेड़ बकरी में 180 के आसपास, घोड़े में 205 और मुर्गी में तो 120 जो है मुर्गी में होती है। याद रखना। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर सी है। 120 किसमें होती है, मुर्गियों में। नेक्स्ट आपका है कि भाई 41 नंबर क्वेश्चन की गौ पशुओं में ग्रीवा क्रीटा से स्कंद प्रदेश के मध्य सबसे ऊंचा मांसल भाग कहलाता है। गर्भाशय क्रीटा, आपने देखा होगा गर्भाशय क्रीटा किसको बोलते हैं, पशुओं को जनरली आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ एक भाग होता है ना, ऐसा कुछ भाग उठा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पे अपन पता है जब यहाँ पे अपन वो रखते हैं, जब अपन खेत में जब पशुओं को चलाते हैं ना, तो यहाँ पे वो अपन रखते हैं जिसको अपन जनरली गांव की भाषा में ज्वारी बोलते हैं। तो जनरली वो यहाँ पे गर्भाशय क्रीटा में ही रखी जाती है, गर्भाशय क्रीटा, इसलिए उसको गर्भाशय क्रीटा या गर्भाशय क्रीटा बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि भाई गौ पशुओं में ग्रीवा क्रीटा से स्कंद प्रदेश के मध्य सबसे ऊंचा मांसल भाग तो कूबड़ कहलाता है। भाई आपको पता है उठा हुआ भाग रहता है ना, कूबड़ है ना, वो कूबड़ कहलाता है, उसको कूबड़ बोलते हैं। तो डी जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, पशुओं की लार में कौन सा उप स्नेहक पाया जाता है। मेरे को पता है अधिकतर लोग कौन सा आंसर लगाने वाले हैं। विच लुब्रिकेंट इज अ फाउंड ऑफ एनिमल सलाइवा, यानी पशुओं की लार होती है, इसमें कौन सा जो है लुब्रिकेंट लार में कौन सा उपस्नेहक पाया जाता है। तो आपको पता है कौन सा उपस्नेहक मिलता है, अधिकतर लोग सोडियम बाइकार्बोनेट पर जाएंगे, भाई नहीं जाए। इसका करेक्ट आंसर है आपका म्यूसिन, इंपॉर्टेंट है, म्यूसिन प्रोटीन है, ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो पशुओं की लार में उपस्नेहक या लुब्रिकेंट का काम करती है। तो बी आपका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बड़ी आंत की लंबाई पूछिए, इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लें भाई, बड़ी आंत की लंबाई, इस पे भी स्टार लगा मैं इस क्वेश्चन पे कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। द लार्जेस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई आपको पता है 10 से 11 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 से 11 मीटर होती है। 10 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सी जो है क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 44 है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम पूछा हुआ, साइंटिफिक नेम ऑफ भेड़ यानी सीप का। तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम आपको पता है क्या है भाई, क्या है भाई भेड़ का वैज्ञानिक नाम। तो भेड़ का जो आपका वैज्ञानिक नाम वो आपका ओबिस एरिज, इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। भेड़ का बॉस गारस आपको पता है कि जो आपकी गौर गाय होती है या जो जंगली गाय होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है बॉस गारस। वैसे आपको पता है बॉस इंडिकस आपका जनरली गाय का वैज्ञानिक नाम है बट बॉस गारस करके जो है
ये इसको जो है जंगली गाय कही जाती है, ठीक है। और जो सस स्क्रोफा है आपका, ये जो सस स्क्रोफा आपको दिख रहा है, ये जनरली सुअर का जो है क्या नाम है, सुअर का जो है वैज्ञानिक नाम है। सुअर के दो नाम होते हैं, एक सुस डोमेस्टिका और सुस स्क्रोपा। तो सुस स्क्रोपा जो अपना है ये पालतू का नाम, पालतू सुअर का नाम क्या है, तो पालतू सुअर का नाम अपने से कोई पूछे तो सुस स्क्रोपा किसका नाम है, पालतू सुअर का नाम है। और सुस डोमेस्टिका वो जंगली सुअर का नाम है, ठीक है। ओबेसेरिज आपको पता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। कैप्रा हिस्कर जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नर हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मेल हार्मोन्स। तो आपको पता है ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन को अपन नर हार्मोन्स बोलते हैं। 45 का ए करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको जनरली इसके बारे में तो पता ही होगा, एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन आपको पता है ना। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं, ऑक्सीटोसिन बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स माना जाता है। गाय में जो गाय या भैंस में दूध को उतारने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। और प्रोजेस्टेरोन आपको पता है कि ये जेर बनाने का काम भी करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। थनों में निकाले गए दूध का किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। डेयरी का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि थनों से निकाले गए दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा होती है। विच पार्ट ऑफ द मिल्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो आपको पता है कि जनरली अपन पहली बार जब दूध निकालते हैं तो उसमें जो है जीवाणु या बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी प्रथम दूध में जो है जीवाणु बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 47, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बल्बो यूथ्रेरस ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है। बल्बो यूथ्रेरस ग्रंथि है, इसका दूसरा नाम क्या है। एनोदर नेम ऑफ बल्बो यूथ्रेरस ग्लैंड। तो मैंने आपको बताया था काउपस ग्लैंड है, इसको कंदमूत्री पद ग्रंथि बोलते हैं। बल्बो यूथ्रेरस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, कंदमूत्री पद ग्रंथि है, इसको काउपस ग्लैंड बोलते हैं। सी जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 48 कि सुअर किस कुल से अंतर्गत आता है। तो आपको पता है सुअर पिग बिलोंग टू विच फैमिली, कौन सी फैमिली से सुअर बिलोंग करता है, स्वीडी फैमिली से जो है सुअर बिलोंग करता है। बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 49 है कि भाई मवेशियों को पहचानने के लिए प्रयोग किए जाने वाले हुक का हिस्सा और देखा जाता है। तो जब ये पूछ रहा है जनरली, वो जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनमें थोड़ी यहाँ पे इंग्लिश का ट्रांसलेट करना भूल गया मैं, है ना। तो जनरली अपने को एक बात याद रखना, ये पूछ रहा है कि पशुओं को जब पहचानते हैं तो जब एनिमल को जब अपन पहचानने का काम करते हैं, डिफाइन करने का काम करते हैं एनिमल को, तो कौन से भाग को, पशु के कौन से बॉडी या कौन से अंग को देखकर अपन क्या करते हैं कि पता लगाने का काम करते हैं कि जो है जनरली ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो अग्रपाद का मतलब 4 फुट यानी आगे के पैरों को पता लगाकर, या पश्चपाद यानी पिछले पैरों को पता लगाकर, स्तन का आपको पता है स्तन थनों के द्वारा, है ना, या जो है पुट्ठा या रंप के द्वारा। तो याद रखना पुट्ठा या रंप के द्वारा अपन पशुओं को जो है पता करते हैं, है ना। पुट्ठा या रंप के द्वारा, ढलानदार है तो नर में आते हैं, थोड़े उठे हुए हैं तो मेल के माने जाते हैं, है ना। तो यही पूछा हुआ कि मवेशियों को पहचानने के लिए हुक या हिस्सा होता है, तो अपन उसके लिए पुट्ठा या रंप का अपन उपयोग करते हैं। तो 49 का डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कि गायों की जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। ये नए डाटा के अनुसार अगर बात करें तो गायों की सबसे अधिक संख्या आपको पता है कहाँ पे है, तो वो है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। अब आपको बता दें कितनी है भाई, तो एक मैं आपको आंकड़ा देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की सबसे अधिक संख्या गायों कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। सेकंड नंबर पे कहाँ पे है, यूपी में। थर्ड नंबर पे कहाँ पे, तो एमपी में। तो सबसे अधिक गायों की संख्या का एक क्रम मैंने आपको बताई, सबसे अधिक गायों की संख्या कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, फिर यूपी में और फिर एमपी में। अब संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या जो है पश्चिम बंगाल में कितनी है, 90 मिलियन, कितनी है 19 मिलियन। यूपी में 18 मिलियन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूपी में 18 मिलियन और समथिंग भी मैं 17 मिलियन अपन एमपी में ले सकते हैं। एक्यूरेट 18 ही आता है बट ठीक है, 17 मिलियन अपन किस में ले सकते हैं, एमपी में। तो ये गायों की संख्या हो गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, नए डाटा के अनुसार क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, आपको पता है। आपके लिए सेशन लेके आते तो प्लीज़ एक बार चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सेशन को लाइक कर दें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसी क्वेश्चन सीरीज के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको आप जनरली मैं पीडीएफ जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा या टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप जाके वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो, है ना। ये कहाँ पर मिल जाएगी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर विजिट कर सकते हो। और अपने भाई को जो है टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा,
सेशन अच्छा हो तो लाइक जरूर कर दिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।